हम लोग बात करने वाले राइट टू प्रॉपर्टी पे। दुनिया के जितने देश हैं सब में राइट टू प्रॉपर्टी माना गया है और माना ही जाएगा, क्योंकि बताया ही जाता है कि प्रारंभिक तौर पर जो राज्य की संकल्पना आई है, ये यूं कहें कि प्रिमिटिव स्टेट में ये प्रारंभिक स्तर पर जी रहे मानव के मन में राज्य की संकल्पना आई इसीलिए क्योंकि वो अपने जीवन की सुरक्षा चाहता था और वो अपनी संपत्ति की सुरक्षा चाहता था। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनके आधार पर ही राज्य की संकल्पना है। स्वतंत्रता की रक्षा ये राज्य करे, ये तो कॉन्सेप्ट ही बात का है, क्योंकि स्वतंत्रता से पहली जरूरत, स्वतंत्रता के पहले भी जो चीज चाहिए वो जीवन चाहिए, क्योंकि जीवन के लिए स्वतंत्रता है और जीवन और संपत्ति ये परस्पर अविच्छिन्न रूप से जुड़े हैं, इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। संपत्ति सिर्फ विलासिता इसी के लिए है ऐसी बात नहीं। हालांकि आपकी मान्यता यही है और आपकी मान्यता ऐसी हो भी क्यों ना, क्योंकि इस देश में 1947 से एक परंपरा शुरू हुई कि संपत्ति को गालियां बको। यहां तो एक परंपरा है कि संपत्ति को गाली बको, जिसके पास संपत्ति है उसे बेईमान ठहराओ और खुद संपत्ति अर्जित करने का ही प्रयास करो। अगर संपत्ति इतनी ही खराब चीज है कि जिसने अर्जित की उसे गाली मिलनी चाहिए और उसे बेईमान माना जाना चाहिए, तो आप संपत्ति अर्जित करने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? वे जो संपत्ति और संपत्ति को धारण करने वाले लोगों को बेईमान कहकर गालियां दे रहे हैं, उन सबका इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो सबके सब बेहद गरीब थे और आज की डेट पर बिना कुछ किए बहुत ज्यादा अमीर है। क्या किया ईश्वर जाने। हां, कागज पर आप उन्हें बेईमान नहीं ठहरा सकते, ठीक उसी तरह जैसे कागज पर हम आपको अनपढ़ नहीं ठहरा सकते, ठीक है, जबकि आप प्योरली अनपढ़ हैं, ठीक है, आप शुद्ध रूप से अनपढ़ हैं और यह हम ही नहीं जानते हैं, ये आप भी जानते हैं, ठीक है, कि हम जिस डिग्री को धारित कर रहे हैं इस डिग्री में वर्णित योग्यता शतांश में भी हम में मौजूद नहीं है, ये आप खुद जानते हैं, ठीक है, कि इतनी सी भी वो योग्यता हम में नहीं है जिस योग्यता के को धारित करने का हम दावा कर रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि लॉ में हम गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, तब तो कानून की बेसिक जानकारी आपकी गोल्ड मेडलिस्ट के हिसाब से होनी चाहिए। फिर इससे काम थोड़ी चलेगा कि भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुई थी और फर्स्ट लॉ कमीशन ने बनाई थी, इससे काम थोड़ी चलेगा, क्योंकि यू आर क्लेमिंग यू आर द गोल्ड मेडलिस्ट इन लॉ। तब तो आपकी जानकारी फिर जरा उस लेवल की होनी चाहिए। आप न्यूनतम स्तर की कानून की जानकारी अगर रखते हैं तो आपका यह दावा कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं कानून में, ये कहां तक जायज है ये बताइए। तो कहीं तक जायज नहीं, लेकिन कागज पर यह नहीं कहा जा सकता कि आपको कानून में कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता मीनिंग देर भाई उस रेशियो में, उस अनुपात में कुछ नहीं आता जिस ढंग की उपाधि
या जिस ढंग की पढ़ाई लिखाई और योग्यता, ठीक है, धारित करने का सर्टिफिकेट आप लिए घूम रहे हो, ये नहीं कहा जा सकता। कागज पर यही कहा जाएगा कि नहीं साहब आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। तो कागज की बातें कागज की हैं और वास्तविकता है, ठीक है। तो वे जो संपत्ति को और उसे अर्जित करने वालों को गालियां दे रहे हैं, उन्हें बेईमान ठहरा रहे हैं, इन व्यक्तियों को अगर आप कागज पर बेईमान ठहराना चाहेंगे तो नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस ही आप नहीं ला पाएंगे। लेकिन वे बेईमान नहीं है, ये दुनिया में कोई नहीं मानेगा। अगर उसके पास आंखें हैं, अगर वो सोच सकता है, तो वो ये नहीं मान सकता कि वे बेईमान नहीं है। वे बेईमान क्यों हैं, ये अलग सवाल हो गया, ठीक है। बेईमान क्यों है, ये बिल्कुल दीगर सवाल है, लेकिन बेईमान है ये तथ्यात्मक स्थिति है, ठीक है। तो संपत्ति है, ये सदैव से मनुष्य के लिए आकर्षण की चीज है। क्यों है आकर्षण की चीज? क्योंकि ये जीवन के अस्तित्व से है, इस ढंग से जुड़ी हुई है कि इसे अलग किया ही नहीं जा सकता। आपकी मान्यता भले ही हो कि संपत्ति सिर्फ उसे कहते हैं जो सुखपूर्ण जीवन को संभव बनाती है, यह एक जो विलासितापूर्ण जीवन को संभव बनाती है, जबकि सही स्थिति यह है कि संपत्ति उसे कहते हैं जो जीवन को संभव बनाती है, और जीवन में विलासितापूर्ण जीवन शामिल है, और इसके साथ साथ जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सके, इसके लिए आवश्यक संपत्ति यह भी शामिल है, ठीक है ना। क्योंकि 100 में 10 शामिल होता है, 10 में 100 शामिल नहीं होता। तो दोनों को संपत्ति कहते हैं। और प्रारंभिक स्तर में, यह प्रारंभिक तौर पर जो मानव जी रहा था, जो प्रारंभिक स्थिति थी मानव की, तो सबसे पहले तो उसके सामने जीवन की रक्षा का सवाल ही था। तो जीवन की रक्षा में जो कुछ सहायक था, क्योंकि जीवन की रक्षा अपने आप हो नहीं सकती थी, अल्टीमेटली भूख तो लगेगी, और एक ही समय नहीं लगेगी, प्यास एक ही समय नहीं लगेगी, छाया एक ही समय नहीं चाहिए। ये ऐसी आवश्यकताएं जो लगातार या निश्चित समय के अंतरालों पर उत्पन्न होती रहेंगी, और जिस समय यह उत्पन्न होगी उस समय जरूरी नहीं है कि आपके पास वे संसाधन मौजूद हो कि आप अपनी इन आवश्यकताओं की संतुष्टि कर ही पाए। इस समय खाना चाहिए, मिल ही नहीं रहा। आप चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, अगर मांसाहारी तो जरूरी है कि ऊपर से मांस या ऊपर से कोई जीव जंतु टपक पड़ेगा तुम्हारी आंखों के सामने। हो सकता 3 दिन ना मिले, हो सकता 5 दिन ना मिले, जितने मांसाहारी पशु हैं। इसीलिए ईश्वर ने उन्हें ऐसी क्षमता दी कि वो एक बार खाना खा लेते हैं, 10 दिन ना मिले कोई दिक्कत नहीं। आपको पानी अभी चाहिए, नहीं है यहां पानी, क्या करेंगे? तो पानी संपत्ति बन जाएगा, खाना संपत्ति बन जाएगा, और आप इसे सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। तो जब आपकी आवश्यकता है तो आपके पड़ोसियों की भी आवश्यकताएं यही है। उनकी आवश्यकताएं डिफरेंट तो है नहीं। तो जीवन ये संपत्ति के अभाव में संभव ही नहीं है। संपत्ति इतनी महत्व की चीज है, इसे आप गालियां कितनी भी दो, हिंदुस्तान में देने का चलन है। हिंदुस्तान में तो चलन है कि जिसके पास संपत्ति उसे गाली दो, और खुद इसी प्रयास में लगे रहो कि कैसे भी मेरे पास संपत्ति, अगर संपत्ति इतनी ही खराब है, तुम प्रयास में काहे लगे हो? तुम क्यों अर्जित कर रहे ये बुराई, ये खराबी?
ठीक है, लेकिन खुद उसी प्रयास में लगे हैं और जिन्होंने अर्जित कर ली उन्हें गालियां बक रहे हैं। आप उन्हें गालियां इसलिए बको कि उन्होंने अनैतिक उपायों से संपत्ति अर्जित की, तब भी एक बार को समझ में आता है, सिर्फ एक बार को, हमेशा नहीं आएगा, क्योंकि फिर तुम अनैतिक उपायों से संपत्ति अर्जित करने का प्रयत्न क्यों कर रहे हो? अगर अनैतिक उपायों से संपत्ति अर्जित करना तुम्हारी नजर में गलत है, हम तो तुम्हारी नजर की बात कर रहे हैं, हम अपनी नजर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो हैं ही बेईमान। चलो, हमने अनैतिक ढंग से संपत्ति अर्जित कर ली, इसलिए हम निंदा के पात्र होने चाहिए, तो तुम तो ना बनो। आपकी नजर में तो साफ संपत्ति शुचितापूर्ण तरीकों से अर्जित की जानी चाहिए, तो आप क्यों कर रहे हैं, ये बताइए। इसका मतलब यह निकला कि अगर नक्सल में हम मामले का विश्लेषण करें तो विश्लेषण से जो बात निकल कर आती है वो ये कि न तो संपत्ति तुम्हारे हिसाब से खराब है, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि संपत्ति तो जीवन के लिए आवश्यक चीज है, और न ही संपत्ति के अर्जन के संबंध में तुम्हारी मान्यताएं कोई बड़ी नैतिक है, ऐसा भी नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि तुम एक खीज से भरे हुए और एक हीनता की ग्रंथि से कुंठाग्रस्त व्यक्ति हो। इस कारण से यह देखकर कि तुम्हारे पास संपत्ति नहीं है, तुम दूसरों से ईर्ष्या कर रहे हो, दूसरों से जल रहे हो, इसलिए तुम गालियां बक रहे हो। अन्यथा मान्यता तुम्हारी भी यही है कि संपत्ति जितनी हो सके मेरे पास होनी चाहिए, और तुम कपटी भी हो, तुम धूर्त भी हो। हम कम से कम कपटी और धूर्त नहीं हैं, क्योंकि बेईमानी से ही सही हमने संपत्ति कमाई है, तो कम से कम एक सत्य तो हमने स्वीकार किया है कि संपत्ति अच्छी चीज है और इसे अर्जित करना चाहिए। यह कम से कम एक सत्य तो हमने स्वीकार किया है। और तुम दूसरी ओर कि तुम ये सत्य मानते तो हो कि यह सत्य है। मान्यता इस दृष्टिकोण से या इस स्तर पर हम में आप में कोई भेद नहीं, लेकिन निर्दोषिता और कपट इस स्तर पर देखें तो हम में आप में भेद है। हम ये मानते भी हैं कि संपत्ति महत्वपूर्ण है, इसे अर्जित किया जाना चाहिए, मानते तुम भी हो, लेकिन तुम इसे छिपाते हो और हमें गालियां बकते हो, तो आप धूर्त, कपटी, ठीक है, ईर्ष्यालु, ये और ज्यादा हो रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जिनके पास संपत्ति है वे तो समाज में कुछ दान पुण्य करते हुए दिख भी जाते हैं, और जो ये संपत्ति से या धनवानों को गालियां देने वाले लोग हैं, ये कुछ भी परोपकार का करते दिखते नहीं है। जैसे भिखारी को भीख आपने नहीं दी, ठीक है, नहीं दी, कोई बात नहीं, और जितने दी उसे आप मूर्ख कह रहे हो, ये कहकर कि आप तो बेकारी और अकर्मण्यता इसे बढ़ावा दे रहे हो। सही स्थिति यह है कि आपने अगर इसलिए भीख नहीं दी कि बेकारी और अकर्मण्यता को आप बढ़ाना नहीं चाहते, ठीक है, तो इसे काम दे दो, फिर अपने जूते ही साफ करा लो, अपने जूते, अरे भाई जूते तो साफ करा सकते हो, इसे कपड़ा दे दो और कहो हमारे जूते पर कपड़ा मार दो, ये 10 रुपए लो, ठीक है, ये 10 रुपए लो, मत दो भीख। ये प्रपोजल तुमने कई बार लोगों के सामने रखा, हम तो करें सिर्फ एक बार दे दो, सिर्फ एक बार, बाकी हमारी हैसियत में भी हम नहीं दे सकते। नहीं, अकर्मण्यता को बढ़ावा न देना ये तुम्हारे भीख देने के पीछे लक्ष्य नहीं है, बल्कि कंजूसी, धूर्तता, कपट, ठीक है, यह है तुम्हारे भिक्षा न देने के पीछे लक्ष्य। तो तुम ईर्ष्यालु, कपटी, धूर्त भी ज्यादा हो, वो जो भीख दे रहा है वो भले ही अकर्मण्यता को बढ़ावा दे रहा हो, लेकिन तुम्हारी तुलना में समाज के लिए ज्यादा हितकर है। वो दयालु तो कम से कम है, वो कम से कम संवेदनशील तो है, वो दूसरों के दुख से दुखी तो होता है।
ठीक है, होगा, बेईमान होगा, बेईमानी से संपत्ति कमाता होगा। तुम तो बेईमान भी हो, कपटी भी हो, धूर्त भी हो, ईर्ष्यालु भी हो, तुम सब कुछ हो और संवेदनहीन भी हो, और एक लाइन में कहें तो धरती पर बोझ हो। ठीक है, कम से कम ये व्यक्ति बेईमान होगा लेकिन दयालु है, संवेदनशील है, दूसरों के दुख से दुखी होता है। तो संपत्ति एक आवश्यक चीज है। जीवन की कल्पना संपत्ति के बिना संभव नहीं, और संपत्ति हर उस चीज को कहा जाएगा जो जीवन जीने में सहायक है, और जिसके जीवन जीने में सहायक होने के गुण के कारण से उसे संपत्ति की मान्यता मिली, अर्थात वो मूल्यवान हो गई। ठीक है, तो प्रारंभिक स्तर पर जीने वाला मानव संपत्ति और जीवन ये सुरक्षित हो सके, इसी के कारण राज्य के रूप में संगठित हुआ। यानी राज्य और कानून का जन्म ही संपत्ति को सुरक्षा देने के लिए हुआ। ठीक है, जब संपत्ति इसने जीवन को सुरक्षित किया, और जीवन को सुरक्षित करने के कारण, ठीक है, संपत्ति इसे उत्पन्न करने की और इसे सुरक्षित बनाए रखने की इच्छा मानव के अंदर पैदा हुई, और उसे सुरक्षित करके व्यक्ति ने जीवन जीना शुरू कर दिया। तब उसके मन में स्वतंत्रता इसके संबंध में कोई विचार ये उत्पन्न हुआ, क्योंकि जब तक पेट नहीं भरा होता तब तक स्वतंत्रता का कोई विचार मन में जन्मता नहीं। स्वतंत्रता, अध्यात्म, धर्म, शिक्षा, संस्कृति, खेल, संगीत, ये सब इसके बाद की बातें हैं। ठीक है, मानव की सौंदर्य अनुभूति, ठीक है, इसका ये प्रकटन है। ये सारी चीजें, कला हो, संगीत हो, खेल हो, धर्म हो, शिक्षा हो, सौंदर्य अनुभूति, मानव की जो सुंदर को अनुभव करने की शक्ति है। इसके कारण से सुंदर वही नहीं है जो मानसिक सौंदर्य, जो शरीर में सौंदर्य है, उसी को सुंदरता नहीं कहते। जो कुछ सुंदर है, आप कहते फूल बड़ा सुंदर है, मौसम बड़ा खूबसूरत हो रहा है, तो मौसम में कौन सी खूबसूरती है भाई? जो अच्छा लगे उसे सुंदर बोलते हैं। तो मानव की जो सौंदर्य अनुभूति है उसने इन चीजों को जन्म दिया, और सौंदर्य को अनुभव करने का, ये सौंदर्य को जो अनुभव करने की क्षमता है वो आप में उत्पन्न तब होती है जब जीवन सुरक्षित हो, और जीवन सुरक्षित तभी होगा जब संपत्ति भी आपके पास हो और संपत्ति भी सुरक्षित हो। तो जीवन और संपत्ति इसका अविच्छिन्न संबंध है, और जीवन और संपत्ति जब होती है तब मानव में सौंदर्य अनुभूति ये जन्म लेती है, और जो मानव में सौंदर्य अनुभूति जन्म लेती है और उसके कारण से वो शिक्षा, खेल आदि को जन्म देता है, तब वो पशुओं से अलग होता है, और तब वो वाकई मानव बनता है। इसका मतलब मानव के रूप में जन्म लेने इसके लिए सबसे जरूरी चीज संपत्ति है। संपत्ति के बिना ये सब संभव नहीं है। इसलिए संपत्ति को संरक्षित करने का प्रयास प्रिमिटिव स्टेज से लेकर आज तक हुआ है। ठीक है, दुनिया के सभी संविधानों में हुआ है। जब हमारे देश का संविधान बना तो अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 1F इस रूप में संपत्ति को संरक्षण दिया गया था, और जो अनुच्छेद 31 था वो जो संपत्ति को संरक्षण दे रहा था, वो राज्य का एक एमिनेंट डोमेन नाम की एक प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार, इस नाम की शक्ति होती है। राज्य का एक प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार ये होता है, उसे कहते ही प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार, या अंग्रेजी में उसे एमिनेंट डोमेन ये कहते हैं। ठीक है, और
उसका उपयोग सम्यक तरीके से हो, जो एमिनेंट डोमेन होता है, यह जो राज्य का प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार होता है, इसका उपयोग सम्यक तरीके से हो, इसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए अनुच्छेद 31 यह संविधान में शामिल किया गया था। एमिनेंट डोमेन होता क्या है और यह हिंदुस्तान के संविधान में कहां पर दिया है? ठीक है, तो हिंदुस्तान के संविधान में जो समवर्ती सूची है, यानी लिस्ट थर्ड, जो समवर्ती सूची है, उसकी प्रविष्टि संख्या 42। ठीक है, कहती है कि एक्विजिशन एंड रिक्विजिशन, ठीक है, यानी संपत्ति का अधिग्रहण ये राज्य कर सकेगा। एक्विजिशन एंड रिक्विजिशन, और लिस्टों के अर्थान्वयन के नियम हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, जब सूचियों के अर्थान्वयन के नियम हम लोग पढ़ रहे थे, तो सूचियों के अर्थान्वयन के जो सिद्धांत थे उनमें क्या था कि सूचियों में अगर कोई भी एक शब्द आ गया हो तो उस शब्द का जितना उदार अर्थान्वयन संभव है उतना उदार करेंगे। पहला नियम ही यही था। हालांकि अन्य नियम भी थे, लेकिन वे अन्य नियम यहां प्रासंगिक नहीं है, इसलिए उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो लिस्ट थर्ड प्रविष्टि संख्या 42 ये आज भी मौजूद है। ठीक है ना, ये डिलीट नहीं हुई। अनुच्छेद 31 और 19(1)(a) ये डिलीट जरूर हुए, लेकिन ये आज भी मौजूद है। इसका मतलब राज्य का प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार या राज्य का एमिनेंट डोमेन आज भी मौजूद है। तो अगर राज्य का प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार यह राज्य का एमिनेंट डोमेन मौजूद है, तो राज्य के इस प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार या एमिनेंट डोमेन को आप उसी ढंग से तो समझेंगे जिस ढंग से यह पूरी दुनिया में समझा गया। ठीक है, कायदा तो यही कहता है। दूध का जो अर्थ हो सकता है, ठीक है, उसमें गाय, भैंस, बकरी अधिकतम इसी का दूध शामिल मानते हैं। यद्यपि ऊंटनी का दूध यह भी होता है, ठीक है, अन्य पशुओं का दूध यह भी हो सकता है, और पाउडर वाला दूध यह भी होता है। लेकिन जब दूध बोला जाता है तो सामान्य अर्थ उसका यही लेते हैं, जब तक कि विशेषता ये न कहा जाए कि इसमें ये चीजें शामिल होंगी। स्पेसिफिकली कह दिया जाए तो बात अलग है। अदरवाइज दूध को पूरी दुनिया में जिस ढंग से समझा जाता है उसी ढंग से समझा जाएगा। शब्द को समझने की नीति जो है, यह शब्द को समझने का जो नियम और कानून है वो तो यही है। ठीक है ना, इसीलिए लिखा जाता है until unless context requires otherwise the meaning of this word will be, इसीलिए लिखा जाता है। तो अगर यहां एक्विजिशन एंड रिक्विजिशन स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट में नहीं, कॉन्करेंट लिस्ट में रखी गई है, इसका मतलब ये हो गया कि राज्य और केंद्र दोनों विधायिकाओं को संपत्ति को ले लेने का, यानी संपत्ति को अधिग्रहित कर लेने का हक है। कैसे? कानून बनाकर, क्योंकि ये विधायी, ठीक है, ये तो लेजिस्लेशन की सामर्थ्य देने वाली सूचियां हैं, तो विधायी सामर्थ्य देंगी। इसका मतलब कानून बनाकर केंद्रीय विधायिका और राज्य की विधायिका दोनों इस शक्ति को ले सकती है। तो अगला सवाल पैदा होता है, किस लिए
ठीक है, क्या इसलिए कि मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के पास जमीन नहीं है तो तुम्हारी लेके अपने नाम कर लेंगे? क्या इसलिए? फॉर वॉट? ठीक है, काहे के लिए और किन शर्तों पर? ठीक है ना? क्या कंपनसेशन दिया जाएगा? दिया जाएगा तो कितना? ठीक है ना? एक बात यह हो सकती है कि कंपनसेशन देंगे, कितना ये कोई प्रश्न ही नहीं है। और अगर कोई प्रश्न ही नहीं तो प्रतीकात्मक भी दे सकते हैं, 2 रुपए दे दिए हमने। ठीक है ना? कहते हैं मान का पान, ये बड़ी चीज है क्योंकि वो सम्मान का पान है। हमने आपका सम्मान किया, सिर्फ पान खिलाया और कुछ नहीं किया। ठीक है, युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं तो अग्र पूजा ही तो होनी है। सिर्फ अग्र पूजा में कौन सा राज्य मिल जाएगा? लेकिन सबसे पहले अग्र पूजा किसकी होगी? ये बड़े सम्मान का विषय है। ठीक है, भिखारी को अरबों रुपए दिए जा सकते हैं, लेकिन भिखारी का वो सम्मान नहीं होगा जो अग्र पूजा जिसकी होगी उसका होगा। ठीक है, भिखारी वो सम्मानित नहीं माना जाएगा। तो ऐसे ही कंपनसेशन देंगे, कितना देंगे इससे तो मतलब ही नहीं। आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाने लगते हैं। आता है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, और अपनी माता जी के पास जाते थे तो वो उन्हें 100 रुपया देती थी। तो 100 रुपए कौन सी बड़ी चीज है? लेकिन दैट इज टोकन मनी, वो सम्मान है, इसलिए वो बड़ी चीज है। ठीक है, आप जाते कोई रुमाल दे देता है, कोई पेन दे देता है, कोई तो रुमाल पेन ये बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन वो जिस स्नेह और सम्मान का प्रतीक है वो भावनाएं बड़ी हैं। ठीक है, तो प्रतिकर ये तो कितना भी हो सकता है। तो कितना माना जाए ये सवाल उठता है, क्योंकि एंट्री 42 में ये नहीं लिखा है कि अधिग्रहण रिक्विजिशन या एक्विजिशन जब स्टेट करेगा तो क्या कंपनसेशन देगा, ये लिखा ही नहीं। कर सकेगा ये लिखा है। और ये क्यों लिखा है? इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में हम लिखित संविधान के माध्यम से शासन व्यवस्था स्थापित करने जा रहे हैं, तो राज्य वो कुछ भी नहीं कर सकेगा अपने कार्यकारी अंग के माध्यम से जिसके लिए विधायन उसे ताकत नहीं दे रहा होगा। ठीक है, इसलिए लिखना जरूरी है। इसका मतलब यह निकलना है कि एंट्री नंबर 42 में पूरी दुनिया में राज्य का जो प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार माना गया है उसी को मान्यता मिली है, उसी को मान्यता मिली। और राज्य का प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार पूरी दुनिया में माना क्या गया है? राज्य का प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार पूरी दुनिया में यह माना गया है कि चूंकि राज्य संप्रभु होता है, सोवरन होता है, उन पर्टिकुलर सीमाओं में, उन पर्टिकुलर मर्यादाओं में, उन पर्टिकुलर बाउंड्रीज में जिनके भीतर उसे राज्य कहा जाता है, तो उन सीमाओं के भीतर जितनी संपत्ति है वो भले ही उसके नागरिकों ने अर्जित कर रखी हो विधिपूर्ण ढंग से, उस विधिपूर्ण ढंग से जिसे राज्य ने ही मान्यता दी, अर्थात तुमने खरीद रखी टीपीए के प्रावधानों के मुताबिक आदि आदि जो भी है, उसे भी राज्य किसी भी समय फॉर द पब्लिक पर्पज एंड ऑन द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अधिग्रहित कर सकता है। इट इज द, ठीक है, एमिनेंट डोमेन ऑफ स्टेट। यह राज्य का प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार है। तो इसमें 2-3 बातें आ गई। ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ ओनर, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, स्वामी की सहमति हो न हो इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि फॉर द पब्लिक पर्पज उस संपत्ति की आवश्यकता है,
इसलिए राज्य उस संपत्ति को अर्जित कर सकता है स्वामी की सम्मति के बिना। लेकिन दो शर्तें हैं राज्य की इस शक्ति पर। एक, वो इस संपत्ति का अर्जन पब्लिक पर्पस के लिए ही करेगा, अपने लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, किसी के व्यक्तिगत पर्पस के लिए नहीं, पब्लिक पर्पस। पब्लिक पर्पस दो होते हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है ना। पब्लिक पर्पस भी दो प्रकार के हैं, एक इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और एक पब्लिक इंटरेस्ट। दोनों में अंतर होता है, उस पर बात करेंगे। ठीक है। लेकिन they can acquire, they can require the private property without the consent of owner, but just for the public purpose, which includes interest of general public and public interest also, and on the payment of a fair and reasonable compensation। ठीक है। क्योंकि खाली हम कंपनसेशन करें तब भी फेयर कंपनसेशन उसमें शामिल रहेगा। क्योंकि हम ये कहें कि आप हमारे घर आना, इसमें समाहित है कि आप एक भद्र पुरुष के ढंग से हमारे घर आना, एक जेंटलमैन बनकर हमारे घर आना। यद्यपि हमारे घर आप ऐसे भी आ सकते हैं कि बच्चे आपको देख के डर जाएं, लेकिन अगर हमने आपसे कहा है कि आप हमारे घर आना, इसका मतलब ही ये है कि हमने आपसे ये कहा है कि आप जेंटलमैन लुक में मेरे घर आना। ठीक है। बताते भगवान शंकर बारात करने गए थे, शादी करने गए थे। ठीक है। तो ऐसे गए कि लोग देख के डर रहे थे। जाना चाहिए था ऐसे जैसे दूल्हे जाते हैं। ठीक है। वो गए ऐसे कि बस गए ऐसे ही कह सकते हैं। ठीक है। तो एक्सेप्शन है, उसकी चर्चा होती है। तो आना मतलब ठीक से आना। तो कंपनसेशन पेमेंट तो उससे पहले जस्ट रीजनेबल हम लगाएं न लगाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है। और राज्य का यह प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार है, इसको दुनिया के हर देश में मान्यता मिली है। अमेरिका वहां भी ये कहा कि स्टेट कैन नॉट डिप्राइव एनी पर्सन। ठीक है। राज्य किसी को भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसकी प्राण, जीवन यानी प्राण की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता और संपत्ति की स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता। वहां भी ये लिखा है, बट दे कैन टेक द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एनीबडी ऑन द पेमेंट ऑफ जस्ट कंपनसेशन। ठीक है। विदाउट द कंसेंट ऑफ ओनर एंड फॉर द पब्लिक पर्पस। तो एमिनेंट डोमेन उसी को मान्यता मिली है। इवन अमेरिका में तो यह भी कहा कि अगर वहां क्या कहा है, द स्टेट कैन टेक। तो टेक का क्या मतलब है? तो वहां यह कहा कि टेक का मतलब यही नहीं है कि स्टेट हमेशा पोजेशन या प्रॉपर्टी का अधिग्रहण इस ढंग से करे कि आपके अधिकार संबंधित संपत्ति में समाप्त हो जाए। अगर स्टेट इस ढंग से हस्तक्षेप कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी में कि अधिग्रहण, ठीक है, उसने नहीं किया, अर्थात कब्जा संपत्ति का और संपत्ति स्वयं आपके ही पास है, लेकिन स्टेट का इंटरफियरेंस इतना ज्यादा हो गया है कि ये माना ही नहीं जा सकता व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए कि संपत्ति आपके पास है, तो ये माना जाएगा कि स्टेट ने प्रॉपर्टी ले ली है, यद्यपि आप ही के पास है, और स्टेट को कंपनसेशन देना पड़ेगा। जैसे वहां क्या था, यूएसए वर्सेस करथले जाने ऐसे करके कोई मुकदमा है, उसमें क्या था, एक प्रॉपर्टी थी, उस पर लगातार आर्मी
अपने ऑपरेशन, मतलब अपनी परेड वरेड ये चलाती रहती थी, उस पर एयरफोर्स के जहाज उड़ते रहते थे हर समय, और एक्वायर की नहीं थी। कंपनसेशन भी उसे ₹1 मिला नहीं, तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो तुमने एक्वायर ही कर रखी है। वो वहां जाए तो थोड़ी देर में उसकी खोपड़ी से, ठीक है, फाइटर जेट उड़ रहा है, और फाइटर जेट और कुछ ना करे, उसकी खोपड़ी भले ही बची रहे, लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो तुमने तो ले ही ली व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए, तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। ब्रिटेन में भी ये कहा कि द पार्लियामेंट, ठीक है, इनएक्ट अदरवाइज, क्योंकि वहां पार्लियामेंट सर्वोच्च है, वो सब कुछ कर सकती है, इसलिए इन शब्दों को उस आदर्शात्मक स्थिति की आवश्यकता के मद्देनजर शामिल जरूर कर दिया गया। अदरवाइज एमिनेंट डोमेन में वहां भी यही कहा कि पार्लियामेंट अगर कुछ अन्यथा निर्धारित करती तो बात अलग है। अदरवाइज राज्य कानून बनाकर किसी भी स्वामी की संपत्ति के बिना प्राइवेट प्रॉपर्टी ले सकता है, किसके? लोक हित के लिए, और कंपनसेशन देकर, कंपनसेशन देकर। तो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो, कंपनसेशन देकर स्वामी की सम्मति के बिना लोक हित के लिए प्रॉपर्टी को लेने का जो प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार है, क्योंकि वो राज्य का है, इसलिए भारत के संविधान में भी राज्य के प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार को संवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 42 इसमें मान्यता दी। लेकिन सवाल यह पैदा हुआ कि अगर राज्य प्राइवेट प्रॉपर्टी लेगा तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए व्यक्तियों के पास। इसका मतलब इंप्लाइडली यू आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज द राइट टू होल्ड, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मतलब ही यह हुआ कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तभी तो करोगे। बस इसी अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(f) के रूप में मान्यता दी गई थी कि यू विल, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू विल हैव द राइट टू होल्ड द प्रॉपर्टी, टू एक्वायर द प्रॉपर्टी एंड टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज ऑन द राइट ऑफ योर सेल्फ in the interest of general public and just for the, ठीक है, safety of interest of persons who belongs to scheduled caste and scheduled tribe community। और इसके साथ प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार, इसका भाग क्या है? इसका भाग है कि कंपनसेशन, तो वहां एंट्री में मान्यता दे दी प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार को, तो प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार को वहां मान्यता तो नहीं, एक्विजिशन और रिक्विजिशन कर सकते हैं, लेकिन किस उद्देश्य के लिए और किस शर्त पर, यह वहां नहीं लिखा। लेकिन न लिखे होने के बाद भी प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार का यह भाग माना जाता है, लेकिन यह विविक्षित रहे, इससे बेहतर है इसे लिख दिया जाए। तो यह अनुच्छेद 31 में लिख दिया गया, ठीक है ना। इसलिए अनुच्छेद 31 19(1)(f) यह संपत्ति के अधिकार के तौर पर हिंदुस्तान के संविधान में शामिल किए गए। तो ये क्यों शामिल हुए, इसकी चर्चा हमने आज की, बाकी इस पर विस्तार से कल बात करेंगे। देखें।